तो क्लॉड वेल्च ने ये कहा है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। इसी प्रकार हंटिंगटन ने भी और रॉबर्ट वार्ड ने सभी ने परिभाषाएं दी हैं आधुनिकीकरण की, लेकिन सभी विचारक जो हैं वो परिवर्तनों की संपूर्णता से संबंधित मामला मानते हैं आधुनिकीकरण को। अब आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण में क्या अंतर है? पाश्चात्यकरण का संबंध मूल्यों से नहीं है, यह मूल्य मुक्त अवधारणा है, जबकि आधुनिकीकरण जो है वह मूल्य युक्त अवधारणा है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में या अंतर दोनों में है। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसको भी विभिन्न चिंतकों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है और एक अच्छी परिभाषा जो है वो हम कोलमैन की मान सकते हैं, जिसमें उसने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। इस तरह जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो संबंध है वो राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है, जो कि इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग प्रस्तुत होने पर उसको पूरा किया जा सके। अब विशेष लक्षणों वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकृत कहा जाता है। सभी को हम आधुनिकीकृत नहीं कहते। उदाहरण के लिए कोलमैन ने यह भी कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। उदाहरण के लिए प्रक्रियाओं में, व्यवहार प्रतिमानों में और संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में इस तरीके की चीज़ जब होती है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में तो हम उसे आधुनिकीकरण नाम दे देते हैं। अब आए हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताई है, राज्य में बढ़ता हुआ शक्ति केंद्रण और सत्ता के परंपरागत स्रोतों का शक्तिहीन होना। यानी सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में धीरे धीरे केंद्रीकरण होने लगता है जब आधुनिकीकरण राजनीतिक व्यवस्था में आता है और तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां, प्रतिरक्षा की आवश्यकताएं और संचालन या संप्रेषण साधनों के विकास के कारण व्यक्ति के जीवन का राजनीतिक पहलू सर्वोपरिता की ओर बढ़ता जाए तो हम उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक शक्ति का महत्व भी बढ़ेगा और यही राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी भी है। दूसरी विशेषता मैंने बताई है, प्राचीन समाजों की राज व्यवस्था जो थी वह पुलिस व्यवस्था के प्रकार की थी। मैंने बताई है विभिन्नीकरण और विशेषीकरण जब हो किसी व्यवस्था में तो वह आधुनिकीकरण की पहचान होती है। उदाहरण के लिए जब कोई भी सिस्टम बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने में सक्षम हो जाता है, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के कार्य का निष्पादन कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है उस व्यवस्था में। और जनता व सरकार के बीच हर स्तर पर संपर्कता का अर्थ राज्य या समाज में अधिकाधिक हो तब भी हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं कि होता है समाज में। और तीन चीज़ें प्रमुख रूप से होती हैं। पहली, राज्य या सरकार की जनता तक पहुंच आसान हो जाती है।
जैसे हम आज के युग में देखते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप द्वारा समाज अपने सरकार की जो नीतियां हैं उनका खुलासा कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं। दूसरा है सरकार की जनता तक पहुंच या प्रवेशन आवश्यक है, यानी जो भी वोट देते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार में, उनको ज़रूरी है कि वो सरकार से संपर्क में रहें। और तीसरी प्रमुख बात है सरकार की जनता तक पहुंच संभव है, यानी कि हमारे संचार के साधन इतने परिपक्व हो गए हैं कि हम सरकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ख़ास करके एक लोक कल्याणकारी राज्य में जो सरकार के जो कार्य हैं वो इतने अधिक बढ़ गए हैं और आपसी आदान प्रदान विचारों का और चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यदि हो जाती है तो वह राजनीतिक आधुनिकीकरण की द्योतक है। तीसरी विशेषता है कि बढ़ती हुई जनता की सहभागिता और व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अधिकाधिक अभिज्ञान। इसका मतलब कि अंतःक्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है, केंद्र और राज्य के बीच यानी आपसी सामंजस्य होता है, और जो भी बजट आवंटित होता है वो सही रूप से खर्च हो और आपसी सामंजस्य बढ़े। ये भी जो लक्षण है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का द्योतक है। यहाँ पर ये बात भी बता देना ज़रूरी है कि राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, नौकरशाही और निर्वाचनों के माध्यम से ये जो संपर्कता है दोनों के बीच ये बढ़ती है। अगली विशेषता जो है वो मैंने बताई थी कि सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। उदाहरण के लिए जो परंपरागत स्रोत हम किसको कहेंगे, धार्मिक गुरु, पारिवारिक प्रमुख, राजा महाराजा, ये इनकी इम्पोर्टेंस तो कम होने लगती है। और जो सत्ता की स्थापना, राजनीतिक सत्ता की स्थापना जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण व मूलभूत विशेषता है। तो ऐसे में हंटिंगटन ने ये कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जब परंपरागतता से मुक्त हो जाती है तो वो आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रतीक है। उदाहरण के लिए जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और जितने भी ये परंपरागत मूल्य हैं ये कम हो जाते हैं और समाज में विभिन्न वर्गों का एक दूसरे से आदान प्रदान और यानी देश सर्वोपरि हो जाता है और ये संकीर्णताएं जो हैं ये कम हो जाती हैं। तो ये एक विशेषता है आधुनिकीकरण की। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण और विशेषीकरण, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसमें और सर्विसेज बढ़ जाएं, जैसे पहले फॉरेस्ट सर्विस नहीं थी वो बढ़ जाए, स्टैटिस्टिकल सर्विस नहीं थी वो बढ़ जाए। तो जितना ज़्यादा कार्य होगा उतनी ज़्यादा सर्विसेज बढ़ेंगी और कार्य जो है उत्कृष्ट होता चला जाएगा और विशेषीकरण होता चला जाएगा। तो ये जो है ये आधुनिकीकरण की द्योतक मानी जाएगी और काम जो है वो जल्दी होगा और ज़्यादा संस्थाएं आ जाएंगी उसी कार्य को करने के लिए। तो ये जो है ये आधुनिकीकरण का द्योतक है। और इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। इसमें जो सभी वर्ग हैं उनकी भागीदारी और सक्रियता जो है वो ज़रूरी है। खासकर विकासशील राज्यों में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां जन सहभागिता के संबंध में देखने को मिलती हैं। कुछ राज्यों में तो सहभागिता सब सीमाओं को पार करके अराजकता की अवस्था तक आ जाती है। तो जैसे भारत में 1975 में ऐसा होने लगा और तब हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई। तो ये जो है कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया और नागरिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो नागरिक हैं वो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। तो ऐसी परिस्थिति जब समाज में आती है तो यह उचित नहीं है। अब
व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियां हैं उसमें परिवर्तन होना भी महत्व रखता है। जब तक मनुष्य के विचारों और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता तब तक हम नहीं कह सकते कि राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण आया है। और फिर व्यापक आधार वाली नौकरशाही जो है वो हो तब हम कह सकते हैं कि समाज में आधुनिकीकरण आया है। नई संस्थाएं संरचनाएं स्थापित हों और नौकरशाही को अधिक स्वतंत्रता मिले कार्य करने की, और न केवल नौकरशाही का बृहत्तर आकार हो बल्कि जो है यानी आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जब इजाफा हो तब आधुनिकीकरण समाज में आया है। सत्ता की विवेकपूर्णता और विभेदीकृत राजनीतिक संरचनात्मकता और राजनीतिक सहभागिता, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ें तब हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण उस व्यवस्था में हुआ है। धन्यवाद। ले ये तो हुआ ही नहीं। बस सेक्शन 1 ऑफ पेपर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सेक्शन 2 में राजनीतिक आधुनिकीकरण आपको करवाने जा रही हूँ। और इसके अंतर्गत मैं ये डील करूँगी पहले कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण की परिभाषा और किस तरीके से राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं आदि ये हम आज करेंगे। तो आधुनिकीकरण जो है वो ये एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत क्लॉड वेल्श ने आधुनिकीकरण की एक परिभाषा दी है जिसमें उसने कहा है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की प्रकार्य